हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है? बोलिए फटाफट। सभी को क्लियर आ रही है? बताइए फटाफट बेटा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि अगर आपको मेरा यहाँ पे चैप्टर वाइज रिवीजन सीरीज के रिवीजन मटेरियल चाहिए, जिसकी पीडीएफ कॉपी आपको चाहिए, एज वेल एज क्वेश्चनर की आपको स्मार्ट डिजिटल जीनी बुक चाहिए और एमसीक्यू बुक अगर अपडेटेड चाहिए, तो आपको वी स्मार्ट एकेडमी पे जाके ये जो है यहाँ बुक सेल में अगर क्लिक करोगे इंटर या फाइनल में, तो आपको ये चैप्टर वाइज रिवीजन सीरीज 999 में दिखेगा। लेकिन ये फ्री है। जब आप बाय करने जाओगे तो प्राइस 0 हो जाएगी। अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। लॉगिन में आपको मटेरियल कंटेंट में ये सारा मटेरियल मिल जाएगा। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन कॉलम में जो टेलीग्राम लिंक दी है, तो जो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स है वो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें, और जो इंटर के स्टूडेंट है तो इंटर की टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें। बाकी बहुत सारी लिंक्स मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कॉलम में दी है। हमारे चैप्टर वाइज रिवीजन की प्लेलिस्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन कॉलम में दी है, इसलिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा। और यस, अभी हमारे vsmartacademy.com के सर्वर पे कुछ प्रॉब्लम चालू है, इसलिए मैं जो ये नोट्स शेयर कर रहा हूँ चैप्टर वाइज रिवीजन की, ये टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर रहा हूँ। इसलिए एक दो दिन में सेटल हो जाएगा, तो आपको जो है यहाँ पे दोस्तों ये जो लॉगिन में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, लॉगिन में अभी तो टेलीग्राम पे एक दो दिन में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा और आपके लॉगिन में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, जिसने प्रिंट आउट ले लिया ओके, जिसने नहीं भी प्रिंट आउट लिया होगा या जिसके पास नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो है यहाँ पे यस मेरे साथ कनेक्टेड रहो, बने रहो। स्क्रीन पे भी मैं बहुत अच्छे से रिवाइज कर दूंगा, प्रिंट आउट आप बाद में भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए बेटा, अभी तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दिया है। तो दोस्तों आज का टॉपिक है, सॉरी, तो चलिए दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शुरू करें। आज का टॉपिक हमारा रहेगा आरसीएम एंड ईसीओ। आई रिपीट, आरसीएम एंड ईसीओ। तो आते हैं आरसीएम और ईसीओ पे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और ईसीओ। मैं आपको कह दूं, एग्जाम के लिए बस इतना ही पढ़िएगा, ये और क्वेश्चन है, दैट्स इट अप। इस बार 80 पार। तो शुरू करते हैं हमारा रिवीजन। हमें इस चैप्टर में मेनली 3 सेक्शन देखने हैं, सेक्शन 9.3, 9.4 और सेक्शन 9.5। 9.3 रिवर्स चार्ज के बारे में बताता है। अगर कोई यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज नोटिफाई किया है, तो वो केस में लायबिलिटी रिसिपिएंट पे आएगी। इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा कि सप्लायर रजिस्टर्ड हो या ना हो, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड हो या ना हो, लायबिलिटी रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट ही आएगी। अब यहाँ पे रिसिपिएंट को अगर वो रजिस्टर्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रजिस्टर्ड है तो सेक्शन 24 के अंडर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेके रिसिपिएंट को ही वो टैक्स यहाँ पे पे करना पड़ेगा। डन। तो यहाँ जहां तक देखा गया, तो हमने ये देखा 9.3 का रिवर्स चार्ज। 9.4 का रिवर्स चार्ज तभी अप्लीकेबल है अगर यहाँ 2 कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, सॉरी 3 कंडीशन। सप्लायर अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, सेकेंड कंडीशन, जो गुड्स और सर्विसेज है वो गुड्स और सर्विसेज नोटिफाई होनी चाहिए, और थर्ड जो है रिसिपिएंट भी स्पेसिफाइड होना चाहिए। यानी सप्लायर जो होना चाहिए वो नॉन रजिस्टर्ड, ध्यान से सुनिएगा, ओके, स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और रिसिपिएंट भी यहाँ पे स्पेसिफाइड कैटेगरी होनी चाहिए। तो वो सिचुएशन में यहाँ पे रिवर्स चार्ज लगेगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर 9.5 के ईसीओ
ये स्पेशली सर्विसेज के लिए ही रहेंगे, सर्विसेज के लिए रहेंगे, दोनों इंट्रास्टेट इंटरस्टेट दोनों के लिए रहेंगे। यहाँ 9 फाइल है इसलिए इंट्रा है, उधर ओके आईजीएसटी में इंटरस्टेट वर्ड यूज किया है। और यहाँ पे लायबिलिटी सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों पे नहीं आएगी, यहाँ पे ओके लायबिलिटी जो आएगी वो लायबिलिटी यहाँ ईसीओ की आएगी। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ओके तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने 93, 94 और 95 से रिलेटेड हमने देखा। ठीक है, चलिए अब रिवर चार्ज में मैं आ जाता हूं। रिवर चार्ज में अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ देखिएगा बेटा, रिवर चार्ज में मैंने सेक्टर अरेंज किए हैं, और मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ये सेक्टर वाइज याद रखना। और ये सेक्टर से रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो 2 मिनट के लिए रुक जाना। अच्छा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सेक्टर है, लीगल सेक्टर है, इसकी ये एरिया में रिवर चार्ज भी है, तो आपको ये सेक्टर देखते ही याद आना चाहिए। और ये सेक्टर का कोई मेमोरी टेक्निक आपने बना लेना आपके हिसाब से, तो आपको ज्यादा आसान होगा। पहला हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट सेक्टर एंड मोटर व्हीकल सेक्टर। तो नाउ ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अगर आप सर्विस दे रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ख्याल रहे रिवर चार्ज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, ओके ये दो इस पर ही है। मतलब अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है तो रिवर चार्ज नहीं है, और ये रिवर चार्ज तभी अप्लीकेबल होगा जब बाय रोड होगा, मतलब बाय वेसल होगा तो रिवर चार्ज नहीं, एयर होगा तो रिवर चार्ज नहीं, रिवर ओके यहाँ पे ट्रेन होगा तो रिवर चार्ज नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड होगा तो रिवर चार्ज अप्लाई होगा। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो जीटी होना चाहिए, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी होनी चाहिए, ओके और उसने 12% का ऑप्शन नहीं लेना चाहिए। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये रिवीजन है, आप पढ़ के आ चुके हो या आपने एक बार रिव्यू किया होगा। ओके जो ये चाहता है कि एक एक लाइन पढ़ूं, तो फिर बेटा आप बेटर वे खुद पढ़ो, बाद में ये वीडियो देखो, अभी स्टॉप कर दो, खुद पढ़ो, बाद में ये वीडियो देखो तो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ओके खुद पढ़ने के बाद उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे, अगर सप्लायर जीटीए और वो 12% के लिए ऑप्ट नहीं कर रहा है, तो वो सिचुएशन में रिसिपिएंट ओके वो रिसिपिएंट ये नोटिफाइड पर्सन हो गए जो फ्रेट पे कर रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, जो फ्रेट पे कर रहे हैं, हु इज पेइंग द फ्रेट, एनी रजिस्टर्ड फैक्ट्री, रजिस्टर्ड सोसाइटी ओके या कोऑपरेटिव सोसाइटी, और एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, बॉडी कॉर्पोरेट, फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी और एओपी और एनी सीटीपी। ये रजिस्टर्ड फैक्ट्री मतलब रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, सोसाइटी मतलब रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट, ओके कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, या कोई भी जीएसटी का रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, फर्म, एलएलपी होगा, तो ऐसे केस में लायबिलिटी जो आएगी वो नोटिफाइड पर्सन पे आएगी, लायबिलिटी नोटिफाइड पर्सन पे आएगी। लेकिन अगर पर्सन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में होगा तो फिर फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा, क्योंकि ये नोटिफाइड पर्सन टैक्सेबल टेरिटरी में होना जरूरी है। अगर वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में होगा तो यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। अगर ये नोटिफाइड कैटेगरी में नहीं होगा पर्सन, लाइक इंडिविजुअल नोटिफाइड कैटेगरी में नहीं आता है, एचयूएफ ये नोटिफाइड कैटेगरी में नहीं आता है, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे रिवर चार्ज अप्लाई नहीं होगा। और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी जो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए ही रजिस्टर्ड है, मतलब अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोकल अथॉरिटी को प्रोवाइड की गई जो रजिस्टर्ड है लेकिन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे रिवर चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा और वो एरिया में यहाँ पे एग्जम्पशन मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये हमने देख लिया पहला रिवर चार्ज, इसको थोड़ा चार्ट में देख लेते हैं तो और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। अगर जीटी यहाँ 12% के लिए ऑप्ट कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, अगर वो 12% के लिए ऑप्ट कर रहा है मतलब वो फुल आईटीसी लेना चाहता है, तो वो सिचुएशन में रिवर चार्ज नहीं फॉरवर्ड चार्ज लगेगा और वो पूरा आईटीसी भी ले पाएगा। आई रिपीट, ओके फुल आईटीसी ले पाएगा और फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। लेकिन अब यहाँ सेकेंड पार्ट में अगर वो 12% नहीं ले रहा है, यानी 5% के ऑप्शन में 2.5 पर 2.5, और तो वो केस में उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, ओके जीटी को आईटीसी नहीं मिलेगा। उसमें भी दो पार्ट, अगर एनी सर्विस प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन इन जीएसटी, यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन इन जीएसटी, यानी अब वो पर्सन की डेफिनेशन में कोई भी हो, एचयूएफ हो, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट या एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, अगर वो जीएसटी में है तो वो केस में रिवर चार्ज अप्लाई हो जाएगा, वो केस में रिवर चार्ज अप्लाई हो जाएगा अगर वो जीएसटी का रजिस्टर्ड पर्सन है। लेकिन इसको एक एक्सेप्शन है, अभी हमने देखा ऊपर गवर्नमेंट होगा, लोकल अथॉरिटी होगी और सिर्फ टीडीएस के लिए वो रजिस्टर्ड है, तो वो केस में रिवर चार्ज अप्लाई नहीं होगा, वो केस में एग्जम्पशन है। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया, ख्याल रहे अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया, और ये अनरजिस्टर्ड पर्सन फैक्ट्री है, सर यहाँ तो रजिस्टर्ड वर्ड यूज किया है, ये रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट है। आई रिपीट, रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट है,
तो अनरजिस्टर्ड कौन, तो अनरजिस्टर्ड फैक्ट्री है, सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, फर्म है, एलएलपी और सीटीपी है। ये अनरजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, आई रिपीट अनरजिस्टर्ड अंडर ओके इन जीएसटी होगा। तो अगर वो नोटिफाइड पर्सन हो गए, ओके, अगर वो नोटिफाइड पर्सन हो गए इन टैक्सेबल टेरिटरी तो रिवर्स चार्ज लगेगा। मतलब अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड को दे रहा है तो अगर वो नोटिफाइड कैटेगरी में आते, फैक्ट्री सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा। अगर वो नोटिफाइड कैटेगरी में नहीं आते, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, तो वो केस में एग्जम्प्ट है, वो केस में एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट का मतलब कोई भी फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज नहीं रहेगा। अच्छा, ये जो एग्जम्पशन है, इफ जीटीए प्रोवाइड सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड अदर देन नोटिफाइड पर्सन, ये दोनों ऑप्शन में है। यानी आप 12% वाला ऑप्शन ले रहे हो, ओके, टू एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, ओके, सर्विस प्रोवाइडेड टू एनी अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये अदर का मतलब थोड़ा अगर आपके पास चार्ट होगा तो लिख लेना, अदर का मतलब अदर देन नोटिफाइड, मेरा रह गया हुआ टाइप करना, अदर देन नोटिफाइड पर्सन। ओके, मैं करेक्शन करके वापस यहाँ पे लॉगिन में अपलोड कर दूंगा। तो अदर देन नोटिफाइड पर्सन होगा, तो एग्जम्पशन दोनों जगह है। ओके, नोटिफाइड मतलब वो सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी ये नहीं है, तो वो केस में यहाँ पे ओके इंडिविजुअल होगा, एचयूएफ होगा, तो 12% वाला भी एग्जम्पशन है, 5% वाला भी एग्जम्पशन, वो सबको एग्जम्पशन है। अगर समझा होगा तो बोलिए यस। ओके, प्लीज बोलिए, समझा होगा तो जोर से बोलिए यस। नाउ नेक्स्ट यहां पे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। अब देखो मैं दोनों सेक्टर ले रहा हूं, एक ट्रांसपोर्ट और दूसरा रेंटिंग सेक्टर। अब रेंटिंग में क्या है, रेंटिंग में उन्होंने कहा है रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर। मतलब ये जो अप्लीकेबल है वो डिजाइन, पहला डिजाइन टू कैरी पैसेंजर होना चाहिए, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल होना चाहिए, जिसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड होना चाहिए, और कंसिडरेशन में कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है। और ये सर्विस रिवर्स चार्ज में तभी अप्लाई होगी, ओके, ये सर्विस तभी अप्लाई रिवर्स चार्ज होगा जब एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट होगा, आई रिपीट लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट होगा, तो लायबिलिटी जो है बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, उस पर लायबिलिटी आएगी। ख्याल रहे, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में सप्लायर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और वो बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा है, ओके, यानी तो वही केस में रिवर्स चार्ज होगा। थोड़ा इसका एक एनालिसिस करते हैं। ओके, तो मैं प्लीज मुझे रिप्लाई कीजिएगा कि आपको ये समझ में आ रहा है नहीं, थोड़ा स्लो चल रहा हो रिवर्स चार्ज में, क्योंकि मुझे सारे पैरामीटर कवर करना है। ओके, जो भी मेरे से कनेक्टेड है प्लीज रिप्लाई कीजिएगा, समझाया नहीं समझा। चलो एनालिसिस करते हैं। ये जो रिवर्स चार्ज है, ओके, आपके सामने तीन कंसेप्ट है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय रोड और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। भाई ये जो रिवर्स चार्ज है वो रेंटिंग, भाड़े से दिया गया मोटर व्हीकल, उसको अप्लीकेबल है। अगर आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट होगा तो बाय रोड होगा तो पहला एंट्री अप्लीकेबल होगा, और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट को रिवर्स चार्ज नहीं है। ओके, आप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं दे रहे हो, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं दे रहे हो, आप जो दे रहे हो वो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस दे रहे हो। चलिए, उसके बाद में उसमें भी दो पैरामीटर, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल आप रेंट भाड़े पे दे रहे हो, डिजाइन टू कैरी पैसेंजर एंड डिजाइन टू कैरी ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। ये रिवर्स चार्ज तभी अप्लीकेबल है अगर वो डिजाइन टू कैरी पैसेंजर होगा। अगर वो डिजाइन टू कैरी गुड्स होगा तो रिवर्स चार्ज नहीं, वो केस में फॉरवर्ड चार्ज अप्लीकेबल है। ठीक है, तो डिजाइन टू कैरी पैसेंजर होना चाहिए। चलो हमने ये देख लिया, यहां पे डिजाइन टू कैरी पैसेंजर होना चाहिए। उसके बाद उसमें दो ऑप्शन, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है और कॉस्ट ऑफ फ्यूल नॉट इंक्लूडेड है। मतलब क्या, मैं आपको अपनी कार रेंट पे दे रहा हूं, बस रेंट पे दे रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि भाई मैं आपसे 30 रुपीज किलोमीटर लूंगा, जिसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड रहेगी, 30 रुपए में मैं फ्यूल कॉस्ट मेरी होगी। अगर आपको फ्यूल डालना होगा तो फिर 15 रुपए पर किलोमीटर लूंगा। तो ये रिवर्स चार्ज तभी अप्लीकेबल है जब कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है, यानी मैंने 30 रुपए पर किलोमीटर पे आपको भाड़े पे दिया है। अगर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड नहीं है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल यहां पे इंक्लूडेड नहीं है, तो ये रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा। सॉरी बेटा, ओके,
इंक्लूडेड नहीं है तो वो केस में फॉरवर्ड चार्ज होगा। यानी अगर मैं 15 रुपए पर किलोमीटर पे दे रहा हूं आपको तो वो फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड हो गए तो रिवर्स चार्ज। हाँ, तो इतनी सारी कंडीशन फुलफिल होती है, मतलब मोटर रेंटिंग होना चाहिए, डिजाइन टू कैरी पैसेंजर होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड होना चाहिए, और उसमें भी सर्विस यानी सप्लायर ऑफ सर्विस एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। यानी ये सर्विस अगर कोई कंपनी ने दिया तो रिवर्स चार्ज नहीं, फिर फॉरवर्ड चार्ज होगा, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होगा, और रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट इन अ टैक्सेबल टेरिटरी होगा। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो फिर आरसीएम अप्लाई होगा। अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई होगा। ओके, तो समझा होगा तो बोलिए यस सर। ओके, तो यहां पे ये आपने देख लिया। ओके, ये हमने मोटर रेंटिंग और मोटर व्हीकल का बेस चार्ट है, आप जब पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा। तो ये हमने यहाँ पे रेंटिंग और मोटर व्हीकल के लिए रिलेटेड देख लिया। जब अब जाते हैं नेक्स्ट सेक्टर, लीगल सेक्टर। लीगल सेक्टर में वो क्या कहते हैं, लीगल सर्विस अगर दी गई प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल और सीनियर और फर्म ऑफ एडवोकेट ओके टू बिजनेस एंटिटी, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो लायबिलिटी आएगी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। तो लायबिलिटी जो आएगी वो बिजनेस एंटिटी पे आएगी। ओके, लायबल टू पे टैक्स। और लीगल सर्विस है क्या, लीगल सर्विस है एडवाइस कंसल्टेंसी असिस्टेंट इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेशनल सर्विस, मतलब एडवाइस देना, कंसल्टेंसी देना, असिस्टेंस देना इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ। ओके, इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेशन करना कोर्ट के सामने, तो वो भी यहां पे जहां तक है लीगल सर्विस माना जाएगा। नाउ ख्याल रहे, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क पॉइंट मैंने यहां पे दी है। आरसीएम कब होगा, अगर आरसीएम नहीं होगा तो फॉरवर्ड चार्ज कब होगा, और कुछ एरिया में एग्जम्पशंस भी है जो एग्जम्पशन चैप्टर में आपको पढ़ा होगा। पहला, ये आरसीएम तभी होगा ओनली इफ लीगल सर्विस सप्लाइड बाय एडवोकेट। ख्याल रहे, ओके, लीगल सर्विस अगर एडवोकेट ने, मे बी जूनियर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट ने दिया तो ही आरसीएम होगा। अगर अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एडवोकेट, एडवोकेट की अदर सर्विस है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो वास्तु सर्विस दे रहा है या कोई भी अदर सर्विस दे रहा है, तो रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा, ओनली लीगल सर्विस को अप्लाई होगा। बाकी एडवोकेट को फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी देना पड़ेगा। दूसरा, सर्विस मस्ट बी सप्लाइड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट, मतलब सप्लायर इंडिविजुअल और सीनियर एडवोकेट होना चाहिए। अगर सप्लायर कंपनी होगा, कंपनी ऑफ एडवोकेट होगा तो नहीं चलेगा। क्या सीए, सीएस, सीएमए होगा तो नहीं चलेगा। भाई हम भी सीए जो है लीगल सर्विस देते, पर नहीं, ये रिवर्स चार्ज तभी अप्लाई होगा ओके जब वो एडवोकेट है और सीनियर, जूनियर या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट है। फॉरवर्ड अगर ये नहीं होगा तो फॉरवर्ड चार्ज कब अप्लाई होता, एडवोकेट कंपनी या सीए, सीएस, सीएमए हो जाएगा। थर्ड, सर्विस सप्लाइड टू बिजनेस एंटिटी। हाँ भाई, ये बिजनेस एंटिटी मतलब कोई भी पर्सन जो बिजनेस कर रहा है, वो 9 एक्टिविटी, बिजनेस की 9 एक्टिविटी, कोई भी पर्सन जो 9 एक्टिविटीज कर रहा है वो बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया तो रिवर्स चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये एरिया में एक एग्जम्पशन है, एग्जम्पशन चैप्टर में पढ़ेंगे। जो बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया, अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का उसका टर्नओवर उस थ्रेशोल्ड से कम है, मतलब रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं था, तो वो बिजनेस एंटिटी को रिवर्स चार्ज में टैक्स देने की जरूरत नहीं है। या नॉन बिजनेस एंटिटी होगी तो एग्जम्प्ट है, या गवर्नमेंट को सर्विस दिया तो एग्जम्प्ट है। हम आगे देखेंगे ओके यहां पे एग्जम्पशन चैप्टर में। नाउ, रिसिपिएंट लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, जो बिजनेस एंटिटी हो टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए। सर अगर वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में होगा, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में होगा तो रिवर्स नहीं, फॉरवर्ड चार्ज में आ जाएगा। ओके, मतलब फॉरवर्ड चार्ज में आएगा, पर वो केस में जीरो रेट सप्लाई का बेनिफिट मिल सकता है। चलिए ओके, समझा होगा तो जितने भी स्टूडेंट मेरे से कनेक्टेड है बोलिए यस सर। ओके बेटा, मुझे और समझा होगा तो जोर से क्या करना है आपको, ठोको लाइक, ठोको लाइक। रिवीजन अच्छी लग रही होगी तो ठोको लाइक। चलिए, now next, arbitral tribunal, service by arbitral tribunal ओके टू बिजनेस एंटिटी। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होगा और बिजनेस एंटिटी को अगर वो सर्विस दे रहा है इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, तो बिजनेस एंटिटी इन अ टैक्सेबल टेरिटरी लायबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। लीगल सेक्टर में हमने दो देख लिए, पहला हमने कौन सा देखा, ट्रांसपोर्ट या मोटर व्हीकल सेक्टर, दूसरा कौन सा देखा, लीगल सेक्टर। लीगल सेक्टर में दो देख लिए, एडवोकेट की सर्विस और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विस। नेक्स्ट, गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में मैं आपको ये बता दूं और फिर ये चार्ट से मैं आपको अच्छे से समझा देना चाहूंगा, ठीक है। अब यहां पे देखो, एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी, गवर्नमेंट कोई भी सर्विस दे और वो बिजनेस एंटिटी को दे इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, तो रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा। अदर देन इसके एक्सेप्शन क्या है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट,
सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द पोर्ट, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर। तो ये 4 सर्विसेज छोड़ के गवर्नमेंट कोई भी सर्विस बिजनेस एंटिटी को देती है तो बिजनेस एंटिटी इन अ टैक्सेबल टेरिटरी रिवर चार्ज में लायबल है। और सेकंड एंट्री और है गवर्नमेंट की, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन देती है। तो एनी रजिस्टर्ड पर्सन, यहां रजिस्टर्ड पर्सन मतलब जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन, तो रिवर चार्ज में वो रजिस्टर्ड पर्सन लायबल रहेगा। अगर ये दोनों एंट्री में एक साथ पढ़ूं तो एक चार्ट हमारे सामने आता है, और वो चार्ट क्या, ओके पहला पार्ट 1, कोई भी सर्विस, एनी सर्विस अदर देन पार्ट 2 और पार्ट 3, कोई भी सर्विस पार्ट 2 और पार्ट 3 छोड़ के सप्लाइड बाय गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, तो वो केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा। ओके, और बिजनेस एंटिटी लायबल होगी। नो डाउट ये एरिया में एग्जम्पशन भी है, एग्जम्पशन चैप्टर में, कि जो बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया उसका अगर एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में थ्रेशोल्ड से कम होगा तो फिर रिवर चार्ज अप्लाई नहीं होगा, एग्जम्पशन होगा। अदरवाइज रिवर चार्ज में बिजनेस एंटिटी को टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद में पार्ट 2, लेकिन 4 ऐसी सर्विसेज है, एक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विस, दूसरा सर्विस इन रिलेशन टू वेसल और एयरक्राफ्ट, और तीसरा गुड्स और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। अगर ये 3 सर्विसेज, पोस्ट की सर्विस जिसमें ये 4 सर्विस दी है, दूसरा वेसल और एयरक्राफ्ट, और पैसेंजर और गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस अगर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी देती है तो रिवर चार्ज नहीं होगा। वो किसी को भी सर्विस दे, पब्लिक को दे, बिजनेस एंटिटी को दे, वो केस में यहां पे जो है फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई होगा, और गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी यहां पे जीएसटी पे करेगी कॉमन पोर्टल पे। और थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ओके, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपका ये दोनों एंट्री को अगर मैं साथ में पढ़ूं, ओके, क्योंकि यहां रेंटिंग एक्सेप्शन में है तो यहां रेंटिंग अलग से दिया हुआ है। तो रेंटिंग अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन इन जीएसटी को दिया, आई रिपीट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की कोई भी प्रॉपर्टी होगी, लोकल अथॉरिटी की कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, और ऐसे पर्सन को रेंट पे दिया जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आरसीएम अप्लाई होगा। लेकिन ऐसे पर्सन को दिया जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो वो केस में बाबा यहां पे फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई किया जाएगा। समझा कि नहीं समझा दोस्तों? बोलिए यस सर। ओके, समझा होगा तो यस ठोको। ओके ठोको, अच्छा लग रहा होगा तो बिल्कुल ओके, मुझे समझ में आएगा, क्योंकि आपके बीच में, मेरे बीच में ये कैमरा ही है बेटा, और ये जो है यहाँ पे लाइव सेशन है, तो बस इससे ही समझ में आएगा कि आपको कितना अच्छा लग रहा है, इसलिए ठोको। ठीक है, चलिए, तो हमने यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर खत्म कर दिया। मेमोरी टेक्निक बनाना है तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। पहला ट्रांसपोर्ट सेक्टर, कोई ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, लीगल केस लग गई उसके अगेंस्ट में, फिर यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया क्योंकि वो ट्रक में पुष्पा था और पुष्पा वो यहाँ पे लाल चंदन की लकड़ियां लेके जा रहा था तो गवर्नमेंट इंटरफेयर हो गई। ओके, यहाँ तो ऐसे कुछ आप पुष्पा मूवी को बेस लेके बना सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा, कंस्ट्रक्शन सर्विस। नेक्स्ट हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन सर्विस। तो कंस्ट्रक्शन सर्विस सेक्टर में जहां तक देखा जाए, दो कंस्ट्रक्शन में 9(3) के और 9(4) के दोनों भी साथ में ले लेता हूं। यहां पे ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स और एफएसआई टू एनी पर्सन टू अ प्रमोटर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, तो वो केस में प्रमोटर लायबल होगा, या प्रमोटर यानी बिल्डर। अगर मैंने अपने लैंड पर डेवलपमेंट राइट्स दिए या एफएसआई दिया, ओके, एक बिल्डर को कि भाई मेरे लैंड पे कंस्ट्रक्शन कर, जिसके डेवलपमेंट राइट्स दिए फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, तो वो सर्विस मानी जाती है और रिवर चार्ज में बिल्डर लायबल होगा। या मैंने मेरी लैंड लॉन्ग टर्म लीज पे दी, 99 ईयर्स पे दी एक बिल्डर को कि चल 99 ईयर्स के लिए या 999 ईयर्स के लिए मैंने तेरे को रेंट पे दिया। ओके, उसके बाद में एनी पर्सन टू प्रमोटर अगेंस्ट द कंसिडरेशन फॉर्म ऑफ अपफ्रंट अमाउंट फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, जिसके अगेंस्ट में मैंने लीज रेंट ले लिया, कोई अपफ्रंट अमाउंट ले लिया 99 ईयर्स के लिए और तुझे कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट के लिए दे दिया मैंने, ओके, मेरी लैंड, तो वो केस में जिसने राइट्स दिए वो लायबल नहीं होगा। एक्चुअल सप्लायर वो है पर वो लायबल नहीं होगा। कौन लायबल होगा बेटा? तो प्रमोटर लायबल किया जाएगा। तो ये था रिगार्डिंग टू हमारा कंस्ट्रक्शन सर्विस। लेकिन कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 9(4) भी अप्लाई होता है, तो मैंने 9(4) यहीं ले लिया। ओके, 9(4) क्या कहता है? 3 ऐसे सर्विस, वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन में। 9(4) कहता है कि सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड होगा, गुड्स और सर्विस स्पेसिफाइड होगी और रिसिपिएंट अगर स्पेसिफाइड होगा, तो वो केस में रिवर चार्ज लगेगा जो रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है।
तो ये सिर्फ ये इसमें स्पेसिफिकली आपको क्या याद रखना है, इसमें स्पेसिफिकली याद रखना है कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड होना चाहिए। चलिए, तो अगर वैल्यू ऑफ इनपुट और इनपुट सर्विस परचेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इज लेस देन 80% यानी एक्स्ट्रा परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो प्रमोटर लायबल होगा। मतलब क्या, मतलब ये है कि अभी एक नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन के हिसाब से कोई भी बिल्डर अगर बिल्डिंग बांध रहा है और वो इनपुट प्लस इनपुट सर्विस खरीद रहा है तो उसको इस प्रोजेक्ट के 80% ओके 80% रजिस्टर से खरीदना कंपलसरी है और बाकी 20% जो बचा हुआ है वो अनरजिस्टर्ड से खरीद सकता है। पर मिनिमम 80% इनपुट्स और इनपुट सर्विस जो है, मिनिमम 80% इनपुट और इनपुट सर्विस उसको किससे खरीदना पड़ेगा, रजिस्टर बंदे से खरीदना पड़ेगा। अब लॉ क्या कहते हैं, अगर इसने ओके 80 से कम खरीद लिया, मतलब अनरजिस्टर्ड से ज्यादा खरीदा, यानी इसने 70 खरीदा 70%, तो भाई यहां पे अनरजिस्टर्ड से कितना परसेंट एक्स्ट्रा खरीद लिया, 10%। तो ये जो 10% एक्सेस है, 20% तो अलाउड ही है, पर ये 10% जो उसने अनरजिस्टर्ड से खरीदा इनपुट और इनपुट सर्विस इस प्रोजेक्ट के लिए, तो ये 10% पे आरसीएम में प्रमोटर को टैक्स देना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, यानी जो रजिस्टर्ड पर्सन से 80% खरीदा उसमें अगर कुछ भी कमी हुई तो जितनी कमी हुई उस पे ऊपर आरसीएम लगेगा। उसके बाद में अगर आपका गुड सीमेंट होगा, सीमेंट टोटली रजिस्टर्ड से खरीदना जरूरी है। अगर सीमेंट अनरजिस्टर्ड बंदे से खरीद लिया तो बिल्डर रिवर चार्ज में लायबल होगा, सेलर लायबल नहीं होगा। और कैपिटल गुड्स भी, जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल गुड्स लगते हैं वो टोटली रजिस्टर्ड से खरीदना जरूरी है। एक भी कैपिटल गुड्स अगर उन्होंने किससे खरीदा, अगर उन्होंने अनरजिस्टर्ड से खरीदा तो वो केस में प्रमोटर लायबल होगा। चलिए, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हमने ये सारे ओके यहां पे रिवर चार्ज देख लिए। तो चलो एक बार फिर से बता दूं आपको, मेमोरी टेक्निक क्या, ट्रांसपोर्टेशन एंड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। तो यहाँ पे एक ट्रक रेंट पे लिया गया था या कोई ट्रक था, उसका एक्सीडेंट हो गया, लीगल केस लग गई, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गया, वो जो ट्रक में सामान था वो कंस्ट्रक्शन के लिए था, अब आ गया है इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सेक्टर। वो ट्रक पे लोन निकाला हुआ था और वो ट्रक का इंश्योरेंस भी नहीं था। ओके, तो इस तरह से स्टोरी बनाइए, आगे बढ़िए। अब इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सर्विस सेक्टर, अब देखो ये सेक्टर में टोटल रिवर चार्ज 1, इंश्योरेंस और बैंकिंग दोनों 1 2 3 4, 4 रिवर्स चार्ज है, 5 रिवर्स चार्ज है, और है क्या 6 सॉरी 6 है, 6 रिवर्स चार्ज है इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर में। पहला, अगर इंश्योरेंस एजेंट ने इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दिया तो इंश्योरेंस कंपनी लायबल होगी, मे बी लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, वो लायबल होगी। तो चलिए भाई, आरसीएम कब लगेगा, आरसीएम ओनली सर्विस सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी, तो ये आरसीएम लगेगा। बाकी बहुत सारे अदर सर्विसेज इंश्योरेंस को सर्विस को प्रोवाइड हो, जैसे एक्चुअली भी इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहा है या अदर सप्लायर भी दे रहे हैं, बाकी केस में रिवर चार्ज नहीं है। सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट अगर इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा है तो रिवर चार्ज, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। दूसरा, इंश्योरेंस एजेंट लाइसेंस अंडर इंश्योरेंस एक्ट होगा तो ही रिवर्स चार्ज, यानी ये जो एजेंट है वो इंश्योरेंस एक्ट में लाइसेंस चाहिए। अगर वो इंश्योरेंस एजेंट है, कोई ऑनलाइन वेबसाइट है ओके, और वो इंश्योरेंस कंपनी को सपोर्ट करती है पर उसके पास इंश्योरेंस एक्ट में लाइसेंस नहीं है, तो फिर रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा। वो इंश्योरेंस एजेंट फॉरवर्ड चार्ज में ही देगा अगर उसके पास लाइसेंस नहीं। ये वही इंश्योरेंस एजेंट को लगता है जिसके पास लाइसेंस है। उसके बाद में रिकवरी एजेंट, ये जो बैंक के लोन होते हैं, एनपी हो जाते हैं, कस्टमर पैसा नहीं देते हैं, तो रिकवरी एजेंट लगाए जाते हैं। तो वो रिकवरी एजेंट का रिवर्स चार्ज कैसे होगा, देखो, सर्विस बाय एन रिकवरी एजेंट टू बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। तो बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी रिवर्स चार्ज में टैक्स देगी। तो इंडिया का कोई भी रिकवरी एजेंट अगर बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या एनबीएफसी को सर्विस देगा तो वो केस में उनका जो भी कमीशन बनता है, क्योंकि वो लोन रिकवर करके देते हैं, तो उनका जो भी कमीशन बनता है बेटा ओके, उनका जो भी कमीशन बनता है तो कमीशन जो है रिवर चार्ज में बैंक उसका टैक्स पे करेगी। मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी, तो मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी मतलब ओके, यहां पे अगर कोई बाहर की कमेटी है और वो आरबीआई को सर्विस दे रही है
ओके, ओवरसीइंग कमिटीज होती है जो यहाँ पे कितने लोन्स बाहर की पार्टी से उठाए जा रहे हैं उसके ऊपर वॉच रखते हैं। तो मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी होगी, ओके, और वो आरबीआई को सर्विस दे रही है, तो वो केस में यहाँ पे रिवर चार्ज में आरबीआई की लायबिलिटी आएगी। उसके बाद में यहाँ पे डीएसए, तो डीएसए देखो यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, एग्जाम में मुझे लगता है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अगर इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होगा रिवर चार्ज कब, अगर सप्लायर इंडिविजुअल है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी, और लेने वाला बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे नहीं है, यानी सप्लाई करने वाला इंडिविजुअल है, लेने वाला बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी है, तो रिवर चार्ज में बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी इन टैक्सेबल टेरिटरी लायबल होगा। थोड़ा इसका एनालिसिस करते हैं, कब रिवर्स और कब फॉरवर्ड। अगर आरसीएम इज अप्लीकेबल ओनली इफ सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डीएसए, यानी कोई इंडिविजुअल है, कंपनी नहीं है, पार्टनरशिप फर्म नहीं है, एलएलपी नहीं है, और वो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सप्लाई कर रहा है। सर ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट क्या होते हैं? कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, लोन को प्रमोट करते हैं, ऑटो लोन है, होम लोन है, इनको प्रमोट करने के लिए, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, सारे कंप्लायंस करने के लिए एजेंट्स लगाए जाते हैं, जिसको डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कहा जाता है। तो अगर वो इंडिविजुअल होगा तो रिवर चार्ज की बात होगी। सर अगर ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो है ये बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी होगी तो नहीं, फिर फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। दूसरा, रिसिपिएंट मस्ट बी बैंकिंग और एनबीएफसी होगा तो रिवर चार्ज। अगर रिसिपिएंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, बी केयरफुल, क्योंकि ऊपर 3 लिए हैं, यहां 2 ही लिए हैं, तो अगर रिसिपिएंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा तो फॉरवर्ड चार्ज, या एनी अदर पर्सन होगा तो फॉरवर्ड चार्ज। रिसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटरी में होगा तो रिवर चार्ज, यानी बैंकिंग और एनबीएफसी। लेकिन अगर वो यहां पे इफ रिसिपिएंट लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी तो फिर वो फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई किया जाएगा। ओके, ना उसके बाद में नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर। बिजनेस फैसिलिटेटर मतलब ये बैंक या इंश्योरेंस कंपनी को सपोर्ट करते हैं कस्टमर अप्रेजमेंट के लिए, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, स्पेशली अर्बन और रूरल एरिया में बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, मैंने नोट्स में दिया है आपको। तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू अ बैंकिंग कंपनी ओनली। यहां पे देखो बैंकिंग कंपनी है, मतलब क्या, पहले इसमें देखोगे तो तीनों है, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, लेकिन डीएसए में 2 ही है, बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी, और बिजनेस फैसिलिटेटर में तो एक ही है, बैंकिंग कंपनी। तो बिजनेस फैसिलिटेटर ने बैंकिंग कंपनी को सर्विस दिया तो बैंकिंग कंपनी यहां पे रिवर चार्ज में टैक्स देगी। ख्याल रहे 2 वर्ड आते हैं, एक बिजनेस फैसिलिटेटर और दूसरा बिजनेस करस्पॉन्डेंट। ये रिवर चार्ज बिजनेस करस्पॉन्डेंट को नहीं है, ये रिवर चार्ज बिजनेस फैसिलिटेटर को है। मतलब क्या, आरसीएम इज अप्लीकेबल ओनली इफ सप्लाईज बिजनेस फैसिलिटेटर। बिजनेस फैसिलिटेटर होगा तो ही आरसीएम है, अगर सप्लायर बिजनेस करस्पॉन्डेंट है या अदर है तो फॉरवर्ड चार्ज होगा। ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज होगा। दूसरा, रिसिपिएंट इज अ बैंकिंग कंपनी ओनली, रिवर चार्ज तभी अप्लाई होगा जब रिसिपिएंट बैंकिंग कंपनी है। अगर रिसिपिएंट यहां पे ओके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी होगी तो रिवर चार्ज नहीं होगा, ओनली बैंकिंग कंपनी। और तीसरा, रिसिपिएंट इज लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी होना चाहिए, यानी वो बैंकिंग कंपनी टैक्सेबल टेरिटरी की होनी चाहिए। अगर वो बाहर की होगी तो फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई होगा, रिवर चार्ज अप्लाई नहीं होगा। यानी रिवर चार्ज होने के लिए तीनों कंडीशन फुलफिल होगी तो ही रिवर चार्ज होगा। इसमें एक एग्जम्पशन है एग्जम्पशन चैप्टर में, और वो है कि बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंकिंग कंपनी को रूरल एरिया में सर्विसेज देता है तो वो केस में एग्जम्पशन दिया जाएगा। तो ये हमने देखा। उसके बाद में एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट, देखिए सर्विस सप्लाइड बाय एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट। ख्याल रहे बिजनेस करस्पॉन्डेंट को कोई यहां रिवर चार्ज नहीं है, वो फॉरवर्ड ही है। हाँ, बिजनेस करस्पॉन्डेंट के एजेंट होगे और वो एजेंट बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस दे रहे होगे तो वो केस में बिजनेस करस्पॉन्डेंट रिवर चार्ज में टैक्स देगा। तो 2 एंट्री में फर्क है, ये बिजनेस फैसिलिटेटर है ओके और वो बैंकिंग को दे रहा है, और बिजनेस करस्पॉन्डेंट के एजेंट अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस दे रहे तो रिवर चार्ज है। तो ये हमने बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में इतने रिवर चार्ज देखे, ये सेक्टर हमारा खत्म हुआ। उसके बाद में ओके अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज सेक्टर, गवर्नमेंट ने ये भी पॉलिसी रखी है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो उससे टैक्स करना मुश्किल, कलेक्ट करना मुश्किल जाता है, तो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होगा ओके उससे हम टैक्स लेंगे। तो देखिए यहां पे स्पॉन्सरशिप सर्विस, अगर आपकी सर्विस स्पॉन्सरशिप सर्विस होगी बाय एनी पर्सन, कोई भी सर्विस दे, लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म इन अ टैक्सेबल टेरिटरी होगा तो बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म इन अ टैक्सेबल टेरिटरी ये रिवर चार्ज जो है बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म पे आएगा। ये टेबल एनालिटिकल टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या,
ये रिवर्स चार्ज कब अप्लाई होगा? ओनली स्पॉन्सरशिप सर्विस होगी तो। मतलब क्या? अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग सर्विस होगी तो नहीं। स्पॉन्सरशिप, जैसे टीवी पे दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय पतंजलि, दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय वी स्मार्ट, ओके, तो यहाँ पे समझ लो जी टीवी या फिर कलर्स टीवी, ये जो सर्विसेज दे रहे हैं, ओके, स्पॉन्सर्ड अमाउंट लेके उनको प्रमोट कर रहे हैं, तो वो स्पॉन्सरशिप कही जाएगी। दोनों में फर्क है। एडवर्टाइजमेंट मतलब मैं आपका एडवर्टाइजिंग डिजाइन कर रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट के होर्डिंग्स लगा रहा हूं, वो एडवर्टाइजमेंट सर्विस होगी। स्पॉन्सरशिप मतलब फंड देना और अपना नाम प्रमोट करना कि भाई ये इवेंट को स्पॉन्सर कर दिया, तो रिवर्स चार्ज स्पॉन्सरशिप सर्विस को एप्लीकेबल है। सप्लायर कोई भी हो, फिर वो कंपनी हो, सोसाइटी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, गणपति ट्रस्ट हो, सप्लायर कोई भी हो, तो सप्लायर कोई भी होगा तो भी रिवर्स चार्ज होगा। रिसिपिएंट रिवर्स चार्ज कब होगा? जब रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म होगा तो ही रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा, और वो टैक्सेबल टेरिटरी में होगा तो ही रिवर्स चार्ज। अगर रिसिपिएंट कोई अदर है, रिसिपिएंट कोई अदर है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, तो फिर यहां पे रिवर्स चार्ज नहीं, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। अगर वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, ओके, तो भी यहां पे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में तो भी फॉरवर्ड चार्ज जाएगा। उसके बाद में सर्विस बाय डायरेक्टर ऑफ कंपनी, ओके, कंपनी का डायरेक्टर अगर बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस देता है तो रिवर्स चार्ज है। इसमें क्लैरिफिकेशन भी आया हुआ है, ओके, कब डायरेक्टर एम्प्लॉय माना जाता है और कब डायरेक्टर यहां पे सर्विस माना जाता है। अगर डायरेक्टर का टीडीएस इनकम टैक्स एक्ट में एज अ सैलरी डिडक्ट हो रहा है तो फिर उसके ऊपर जीएसटी नहीं, हमने देखा पहले। लेकिन अगर उसका एज अ सैलरी टीडीएस नहीं डिडक्ट हो रहा है, उसकी सिटिंग फीस है या कोई भी अदर सर्विसेज है और वो कंपनी को दे रहा है, तो बॉडी कॉर्पोरेट यहां पे टैक्स पे करेगा। ये हमने ऑलरेडी देखा था। सिक्योरिटी सर्विसेज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज इन अ पर्सनल यानी एज अ सिक्योरिटी सर्विस दी पर्सन में, मतलब हमने वॉचमैन दिए या हमने बॉडीगार्ड्स दिए, पर्सन्स दिए, ओके, और सप्लायर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बॉडी कॉर्पोरेट छोड़ के कोई भी सप्लाई कर रहा है, लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन इन जीएसटी होगा, लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन इन जीएसटी होगा, ओके, तो वो सिचुएशन में एंड अदर देन गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल अथॉरिटी जो और रजिस्टर्ड पर्सन सेक्शन 10, तो यहां पे रजिस्टर्ड पर्सन लायबल होगा। देखो, सिक्योरिटी सर्विसेज कोई भी प्रोवाइड करे बॉडी कॉर्पोरेट छोड़ के, और लेने वाला जीएसटी का रजिस्टर्ड पर्सन होगा, फिर वो इंडिविजुअल हो, एचएफ हो, कंपनी हो, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, हाउसिंग सोसाइटी हो, कंपनी हो, बस रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी होगा। लेकिन उसके दो एक्सेप्शन है। अगर लेने वाला गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी होगा जो टीडीएस के लिए रजिस्टर्ड है, या फिर रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम वाला होगा, तो ये यहां पे सुनिए, ये यहां पे जहां तक है रिवर्स चार्ज नहीं, वो केस में फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई होगा। ठीक है, तो देखो, सर्विस इज सप्लाइड ओनली बाय सिक्योरिटी पर्सनल, मतलब पर्सन में सिक्योरिटी दी जा रही है। अगर यहाँ पे डॉग स्नीफर होगी, सीसीटीवी इन्वेस्टिगेशन होगा, तो यहाँ ओके रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा, फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई होगा। सप्लाई इज अ पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए तो ही रिवर्स चार्ज है। अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज है। रिसिपिएंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, आई रिपीट, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन इन जीएसटी होगा, लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है। इफ रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड या गवर्नमेंट जो टीडीएस के लिए रजिस्टर्ड है, या एक और ऐड कर देना, अंडर सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम वाला अगर रजिस्टर्ड पर्सन होगा, तो वो सिचुएशन में यहां फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई होगा, रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा। वो केस में सिक्योरिटी एजेंसी ही टैक्स देगी। ओके, अगर ये आपको समझा होगा तो क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, ओके, तो यस ठोको, यस ठोको लाइक, अगर आपको ये रिवीजन समझ में आई होगी तो। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं कॉपीराइट सर्विसेज। कॉपीराइट सर्विसेज में दो सर्विसेज हैं। एक है ओके कॉपीराइट रिलेटिंग टू ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क, ओके, म्यूजिक कंपोज, यहां पे एक वर्ड चाहिए, ओरिजिनल, ओरिजिनल ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क। सप्लायर है म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्टिक टू म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और लाइक, तो म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और लाइक लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, ओके, वहां रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा, ओरिजिनल वर्क होगा तो इसका एनालिसिस देखो क्या है। कॉपीराइट रिलेटिंग टू ओरिजिनल, ओरिजिनल ड्रामेटिक आर्टिस्टिक म्यूजिकल वर्क होना चाहिए, मतलब आपने बनाया हुआ है, आपकी उपज है, आपका आइडिया है, ओरिजिनल ड्रामेटिक म्यूजिकल वर्क होगा तो रिवर्स चार्ज होगा।
अगर ये आपका ओरिजिनल नहीं होगा, आपने किसी से बाय करके रखा होगा और फिर आप राइट्स दे रहे हैं, जैसे टिप्स कंपनी ने बाय करके रखा है और फिर राइट्स दे रहे हैं, तो फिर नहीं, फिर फॉरवर्ड चार्ज होगा। जिसका ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क है तो ही रिवर्स चार्ज है। सप्लायर म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट होना चाहिए तो ही रिवर्स चार्ज है। अगर कोई दूसरा होगा तो फॉरवर्ड चार्ज होगा। रिसिपिएंट विच शुड बी म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और लाइक होगा तो ही रिवर्स चार्ज है। अगर अदर कोई रिसिपिएंट होगा तो फिर फॉरवर्ड चार्ज होगा। और म्यूजिक कंपनी या प्रोड्यूसर इन अ टैक्सेबल टेरिटरी होना चाहिए। ये चारों कंडीशन फुलफिल हुई तो ही यहाँ पे रिवर्स चार्ज होगा। अगर वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में होगा तो फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा। उसके बाद में कॉपीराइट रिलेटिंग टू लिटरेरी वर्क, देखो, ट्रांसफर, यूज और एंजॉयमेंट ऑफ कॉपी रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क बाय ऑथर और पब्लिशर, तो पब्लिशर पे राइट्स आएगा। जैसा मैं ऑथर हूं, इनडायरेक्ट टैक्स पे मैंने कोई बुक लिखी, तो मैं ऑथर हूं और इनडायरेक्ट टैक्स मैंने बुक लिखी और मैंने कोई टैक्समैन कंपनी को दे दिया, तो वो जो मुझे रॉयल्टी मिलती है पर बुक, आई रिपीट, पर बुक जो मुझे रॉयल्टी मिलती है, तो वो रॉयल्टी पे मैं टैक्स नहीं दूंगा, पब्लिशर टैक्स देगा। तो देखिए इसका एनालिसिस करते हैं। इसका एनालिसिस है कि ये ओरिजिनल लिटरेरी वर्क होना चाहिए, खुद ने बनाया हुआ लिटरेरी वर्क होना चाहिए। अगर वो ओरिजिनल नहीं होगा तो फॉरवर्ड चार्ज है, ओरिजिनल होगा तो रिवर्स चार्ज है। सप्लायर ऑथर होना चाहिए, ख्याल रहे, सप्लायर ऑथर होना चाहिए तो ही रिवर्स चार्ज है। अगर ऑथर के अलावा किसी ने राइट्स दिए तो फॉरवर्ड चार्ज आएगा। नेक्स्ट, रिवर्स चार्ज होने के लिए रिसिपिएंट पब्लिशर होना चाहिए। ओके, पब्लिशर होगा रिसिपिएंट तो ही रिवर्स चार्ज है। अगर वो पब्लिशर नहीं होगा तो फिर रिवर्स चार्ज नहीं, फॉरवर्ड चार्ज होगा। और लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, तो ये सिचुएशन में अगर वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में होगा तो फॉरवर्ड चार्ज आएगा। लेकिन ओके, तीन ऐसी सर्विसेज है जहां हम फॉरवर्ड चार्ज को रिवर्स चार्ज में पलट सकते हैं। आई रिपीट, तीन ऐसी सर्विसेज है जहां फॉरवर्ड चार्ज को रिवर्स चार्ज में पलट सकते हैं। बाकी सर्विसेज में कंपलसरी रिवर्स चार्ज है। कौन सी तीन सर्विस है? जीटीए। जीटीए में अगर जीटीए वाला कहता है कि नहीं मैं 12% का ऑप्शन ले रहा हूं तो फॉरवर्ड चार्ज आ जाएगा, फिर वो केस में कंपलसरी रिवर्स चार्ज नहीं है। दूसरा है यहां पे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में भी, आई रिपीट, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में भी यहां पे जहां तक देखा जाए, अगर आप यहां 12% वाला ऑप्शन लेते हो, 12% वाला ऑप्शन लेते हो, तो फिर वो सिचुएशन में ओके रिवर्स चार्ज नहीं लगता है, फॉरवर्ड चार्ज लगता है। और तीसरा कॉपीराइट, स्पेशली ऑथर वाला। ऑथर वाला ये जो कॉपीराइट्स है, यहां पे एक ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट ने कि अगर ऑथर डिक्लेरेशन देता है कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स दूंगा, तो उसे कमिश्नर के पास डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, उसे सारी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी टैक्स पेमेंट की, और 1 साल तक वो ऑप्शन चेंज नहीं कर सकता है। अगर ये सारी कंडीशन वो फुलफिल करता है तो वो सिचुएशन में फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स आएगा, ओके, रिवर्स चार्ज में नहीं। तो आप एग्जाम में कैसे लिखोगे? तो पहले तो आप, अगर ऑथर ने कॉपीराइट सर्विस पब्लिशर को दी तो पहला थॉट रिवर्स चार्ज, लेकिन ऑथर अगर ये सभी कंडीशन फुलफिल करता है तो वो केस में आरसीएम नहीं, फॉरवर्ड चार्ज आएगा। ओके, तो ये ध्यान रहे, ये सिर्फ ऑप्शन लिटरेरी वर्क को मिला है। ड्रामेटिक वर्क में कंपलसरी रिवर्स चार्ज, यानी ये छोड़ के बाकी सब केस में रिसिपिएंट ही टैक्स देगा कंपलसरी। लेकिन ये जस्ट 3 सर्विसेज ऐसी है कि जहां रिवर्स चार्ज अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज मतलब क्या? आपके पास शेयर है तो आप किसी को लेंड कर सकते हैं कुछ पीरियड के लिए, उसके कुछ प्रीमियम चार्जेस मिलते हैं। तो जिसको आपने अपने शेयर लेंड किए, उधार दिए यूज करने के लिए, शेयर दे सकते हैं, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज कर सकते हो। तो जो बोरोअर है वो रिवर्स चार्ज में टैक्स देगा प्रीमियम पे। तो यहां तक हमने देखा, ओके, यहां रिवर्स चार्ज से रिलेटेड आया आपको समझ में बेटा? जो भी स्टूडेंट मेरे से कनेक्टेड है, क्या सबको समझ में आया? यस और नो बोलिए फटाफट। मजा आया? अगर मजा आया होगा, सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए, बस इसके बाद क्वेश्चनर देख लेना बॉस, ओके, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा ये। यस और नो? चलिए, आगे की जो 2 एंट्रीज है 21 और 22, वो इंटर लेवल को अप्लीकेबल नहीं है, वो सिर्फ फाइनल लेवल को अप्लीकेबल है। कौन सी 2 एंट्री? एनी सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू एनी पर्सन अदर देन एनटीओआर। मतलब क्या? वैसे तो मैंने इंटर लेवल पे भी पढ़ा है कि अगर सप्लायर बाहर है और लेने वाला इंडिया में है, सप्लायर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है और लेने वाला इंडिया में है, तो वो केस में जो इंडिया में रिसिपिएंट है उसके ऊपर टैक्स आएगा। पर अदर देन एनटीओआर, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट,
ये OIDR सर्विस में मैं डिटेल में पढ़ा होगा। NTOR को फॉरवर्ड चार्ज है, अगर सर्विस NTOR को दिया, अदरवाइज कोई भी सर्विस बाहर से इंडिया में लेते हो, कोई भी सर्विस बाहर से इंडिया में लेते हो तो वो केस में रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा। उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया, सप्लायर पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, और इंपोर्टर होगा तो लायबिलिटी इंपोर्टर पे आएगी। ये भी फाइनल लेवल का एप्लीकेबल है। अगर फॉरेन शिपिंग कंपनी इन अ वेसल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड सर्विस दे रही है, फॉरेन शिपिंग कंपनी पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, और ये सर्विस दे रही है, तो वो सिचुएशन में लेने वाला अगर इंपोर्टर होगा तो वो सिचुएशन में रिवर्स चार्ज अप्लाई किया जाएगा। तो इस तरह से हमने रिवर्स चार्ज की सारी एंट्रीज कंप्लीट की। ओके, लास्ट की 2 एंट्री इंटर लेवल के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़नी है। डन। चलिए 9.5 देखते हैं। अब वापस ऊपर आ जाओ 9.5 के लिए, पहले पेज पे 9.5। कुछ केस में लायबिलिटी ईसीओ पे है, और अगर ईसीओ इंडिया के बाहर का होगा तो उसका रिप्रेजेंटेटिव टैक्स देगा। अगर उसका रिप्रेजेंटेटिव भी इंडिया में नहीं है तो उसे कोई पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, लेकिन लायबिलिटी ईसीओ पर भी आएगी। देखो इसमें 3 एंट्री है ईसीओ की, अभी नोटिफाइड है, ठीक है। 3 एंट्री यहां पे कौन कौन सी? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बाय कैब और मोटरसाइकिल। अगर सर्विस है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स इन अ कैब या मोटरसाइकिल, तो वो केस में फॉर ऑल सप्लाईज मेड थ्रू ईसीओ, ईसीओ के थ्रू जो भी आप सप्लाई करोगे वो केस में ईसीओ 100% लायबल होगा। ये केस में सप्लायर रजिस्टर्ड हो या ना हो, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में सप्लायर रजिस्टर्ड हो या ना हो, जब भी आप सप्लाई करोगे, किसके थ्रू सप्लाई करोगे? ईसीओ के थ्रू, तो लायबिलिटी ईसीओ पर ही आएगी। लेकिन अगर रूम, होटल, इन गेस्ट हाउस में अकोमोडेशन सर्विस होगी, रेंटिंग ऑफ रूम्स या हाउसकीपिंग सर्विसेज होगी, ओके, अर्बन हाउसकीपिंग सर्विस अर्बन क्लैब पर ईसीओ के थ्रू सप्लाई हो रहा है, ओयो होटल के थ्रू सप्लाई होगा, तो वो सिचुएशन में अगर सप्लायर लायबल टू रजिस्टर्ड है, जरूरी नहीं कि उसने रजिस्ट्रेशन लिया है, लायबल टू रजिस्टर्ड है मतलब उसका थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया है, तो वो केस में सप्लायर फॉरवर्ड चार्ज में खुद ही टैक्स देगा। लेकिन जब तक सप्लायर थ्रेशोल्ड में है, मतलब नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड है, और कोई सर्विस ईसीओ के थ्रू सप्लाई हुई, तो वो केस में ईसीओ देगा। मतलब सुनिए, जब तक वो थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं करता है तब तक वॉट एवर द सर्विस सप्लाइड थ्रू ईसीओ, तो वो ईसीओ के थ्रू जाएगी, ईसीओ उसका टैक्स देगा। जैसे ही वो लायबल टू रजिस्टर्ड हो गया तो वो केस में अब ईसीओ नहीं देगा, फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर टैक्स देगा। पर ये 2 ही केस में, अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट या कैब और मोटरसाइकिल के थ्रू होगी तो वो सिचुएशन में सप्लायर लायबल टू रजिस्टर्ड हो या ना हो, जब भी ईसीओ के थ्रू सर्विस दिया जाएगा ईसीओ उसका टैक्स पे करेगा। इस तरह से हमने यहां पे रिवर्स चार्ज और ईसीओ कंप्लीट किया दोस्तों। बस इसके बाद इमीडिएट आपने क्वेश्चनर देख लेना। ओके, तो वो क्वेश्चनर जो है यहां पे अपलोड हो गया होगा, नहीं तो मैं अपलोड कर दूंगा। तो वो क्वेश्चनर बस इतना देख लो, इस बार 80 पार। और अब हमारा लेक्चर जो है ये समझ में आया सभी को? यस और नो? एक ही पेज में सब कुछ हो जाएगा। डन? ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कंपोजिशन स्कीम, इसलिए थोड़ा बहुत रीड करके आ जाना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं सारे पॉइंट्स कवर कर लूंगा। ओके दोस्तों, चलिए बाय। हाँ, और बता दूं, अब हमारा सेशन रोज 8:30 को रहेगा, 9 को नहीं, 8:30 को रहेगा। और 8:30 से 9:30 जो है ये टाइम रखिए आप आपके डिनर का। मेरे साथ डिनर करते करते घर पे, जो घर पे स्पेशली डिनर करते करते जो है वो यहाँ पे ये लेक्चर्स देख ले। दूसरी बात, ये लेक्चर की नोट्स डिस्क्रिप्शन कॉलम में टेलीग्राम लिंक दिए, उसमें अवेलेबल है। आपके लॉगिन कल से प्रॉपरली एक्टिव हो जाएगा, बाद में आपके लॉगिन में भी मिल जाएगा, लेकिन अभी टेलीग्राम चैनल में आपको नोट्स अवेलेबल कर दिए मैंने। कंपोजिशन स्कीम का और अदर चैप्टर्स का भी नोट्स मैं कल तक मैं अपडेट कर दूंगा।
ठीक है, कल तक मैं अपडेट कर दूंगा। सो बेटा लॉगिन में नहीं तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, दोनों में से तू नहीं तो थारो फोटो भी चाल से, तो अभी टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। ओके, और जितने भी स्टूडेंट को ये रिवीजन अच्छी लगी होगी और उसके बाद में क्वेश्चनर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ठोको यस। ओके बेटा, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बाय बोलो बच्चों। सब आपको मैं टेलीग्राम लिंक पे प्रोवाइड कर दूंगा। इस डिस्क्रिप्शन कॉलम के जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके नोट्स की, इसकी उसकी, इस डिस्क्रिप्शन कॉलम के टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो, मैं सब प्रोवाइड करता हूँ आपको। थोड़ा आप, मैंने सब प्रोवाइड किया हुआ है, थोड़ा आप स्क्रॉल करोगे ऊपर तो सब मिल जाएगा आपको, पहले भी दिया है पर और फिर से कर दूंगा। थैंक यू बेटा। क्या बात कर रहा है यार, मैं अभी टेलीग्राम, तू डिस्क्रिप्शन कॉलम का टेलीग्राम देख, कुछ भी टेलीग्राम अभी तो डाला है मैंने टेलीग्राम पे। खुदा हाफिज बेटा। बाय।